अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ तारिक सर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द जर्मन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जो बचा कुछ पोर्शन था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उससे आगे जो भी हमारे पास इसमें बचा जो भी पोर्शन है उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपको पता है हमने जो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्ट किया था, वहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनके पास ड्यूअल नेचर है। एक तो वेव नेचर है, दूसरा पार्टिकल नेचर है। तो यहाँ से उसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, या हमने इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, या हमने इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ी। तो वहां से उन चीजों मतलब वो तीनों चीजें जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएशन, वो एक्सप्लेन क्या करती थी? वो एक्सप्लेन करती थी क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी पास होती है उनमें क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं, और जो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है वो उनको हम ट्रीट करते हैं एज पार्टिकल्स। तो ये किसने हमें समझा दिया? ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ने हमें समझा दिया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने उसने हमें समझा दिया, उन्होंने हमें समझा दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट से हमने ये जान पाया कि जो हमारे पास जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है उनको हम ट्रीट करते हैं एज पार्टिकल्स। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे जो वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था। वहां से हमें पता चल जाता है जो वो इंडिकेट क्या करती है, वो यही इंडिकेट करती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना, उनके पास क्या है, वेव नेचर। तो हमारे पास कंक्लूजन जो निकलता है, कंक्लूजन निकलता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनमें ड्यूअल नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर है, दूसरा वेव नेचर है। तो यहां से सारा खुलासा, सारी समरी मैंने आपको यहां पे समझा थी उसकी। उसके बाद ये सब जब हुआ तो आइंस्टाइन उसके बाद 1905 में आता है, वो कहता है कि मैं कैलकुलेट करूंगा कौन सा, मास ऑफ फोटॉन। उसने कहा जो मास ऑफ फोटॉन एसोसिएटेड विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मैं इक्वेशन कुछ दूंगा, उससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक फ्रीक्वेंसी हमें एनर्जी हमने निकाल दी, एनर्जी किसी फोटॉन की हमें निकालनी थी, तो वो हमने वो पिछले लेक्चर में उसकी न्यूमेरिकल भी की, वहां से हमें पता चल गया कि हम एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन निकाल सकते हैं। तो अब बात आई थी मास ऑफ द फोटॉन। तो उसने कहा जो मास ऑफ फोटॉन होता है ये एसोसिएट होता है विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कैसे होता है, उसने कुछ इक्वेशन दी थी। उसने कहा हमें पता है जो एनर्जी ऑफ द फोटॉन है, जो हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटॉन है, क्योंकि मैं इसको इसलिए तेज बोल रहा हूं क्योंकि ये सब हमने पढ़ लिया है। तो अब यहां से हम जो पढ़ने वाले हैं उसको मैं अब धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि आपको भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड वो चीज हो सकती है। तो यहां पे आइंस्टाइन आया, उसने कहा आइंस्टाइन बाबा जो आ गया वो आया 1905 में। इसने बताया, इसने क्या किया, कैलकुलेट किया क्या, मास ऑफ फोटॉन। इसने कहा जो मास ऑफ फोटॉन होता है, मास ऑफ फोटॉन इज एसोसिएटेड विद, तो उसने कहा मास ऑफ फोटॉन जो होता है इज एसोसिएटेड विद ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, विद ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, विद ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कैसे बताया, एज बिलो। उसने बताया हमें यहां तक पता था, जैसे कि प्लैंक ने हमें बता दिया जो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो वहां से हमें जो इक्वेशन निकलती थी वो थी जो एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो निकलती थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, H इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम लिखते थे E जो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू होती है फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट। जितनी ज्यादा एनर्जी है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। लेकिन उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसने अपना जो H प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया। तो ये इक्वेशन ऐसी बनती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। फॉर एग्जाम्पल हम फिलहाल इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट टाइप। तो आपको पता है फेमस जो आइंस्टाइन इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, E जो एनर्जी होती है फोटॉन की, mc², वो क्या होती है, तो उसने ये एनर्जी दी थी। तो ये मास होता है, मास ऑफ द फोटॉन, c वेलोसिटी। तो ये इससे भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं।
तो ये भी होगी सेकंड इक्वेशन, इसको हम सेकंड रखेंगे। तो यहाँ से भी एनर्जी ऑफ फोटॉन निकल सकती है, यहाँ से भी एनर्जी ऑफ फोटॉन निकल सकती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम कह सकते हैं ना फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम कह सकते हैं ना वी गेट, तो हम कह सकते हैं ना फिर जो एच न्यू है वो किसके बराबर है, एम सी स्क्वायर के बराबर। क्योंकि जब हम एनर्जी यहाँ से भी इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से भी आइंस्टाइन इक्वेशन मैक्स प्लैंक ने दिया था इक्वेशन, उससे भी निकाल सकते हैं, और जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना फिर जो एच न्यू है वो एम सी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हम एम को इधर लाएंगे तो ये बन जाता है एच न्यू डिवाइड बाई सी स्क्वायर, तो ये बन जाता है। तो अगर हम इसको और इंटरचेंज करेंगे हम लिख सकते हैं ना एच डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू, तो v किसके बराबर में होता है, v किसके बराबर में होता है, v नहीं न्यू, मैं बार बार इसको v बोलता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा मैं कंफ्यूज फ्लो में बोलता हूँ इस चीज़ें। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था जो एनर्जी होती है एक रेडिएशन की, जब वो इमिट या एब्जॉर्ब करता है वो इन टर्म्स ऑफ क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा। तो मैंने वहाँ पे लिखा था E इज इक्वल टू एच एन वी, ठीक है ना। तो फ्लो में गया तो E इज इक्वल टू एन एच वी है, ठीक है ना, एन एच वी। तो n का 1 होगा, नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो 1 एच वी होगा, 2 एच वी होगा, 3 एच वी। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, वो फ्लो में कुछ चीज़ें निकलती है, तो लेकिन कहने का मकसद वही होता है जो ठीक है। तो वहाँ से इसको ऐसे लिख देना। तो n को मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया है उसमें, तो थोड़ा फ्लो में वो चीज़ गई है, तो उसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ। तो इन एन एच वी, तो वहाँ पे एन एच वी है पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से हमने कहा था, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने कहा था जो वेलोसिटी की रिलेशनशिप है वो फ्रीक्वेंसी और किसके वेवलेंथ के साथ ऐसी है। तो यहाँ से फिर जब हम इंटरचेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर में आती है, सी डिवाइड बाई लैम्बडा, तो ऐसे आती थी ना। तो यहाँ पे भी इस फ्रीक्वेंसी के बजाय हम सी बाई लैम्बडा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है पिछले, तो वही पुट किया हमने वैल्यू फ्रीक्वेंसी का, ये वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ से जब हमने ये वैल्यू पुट किया है तो यहाँ से C और एक C कट जाता है, तो यहाँ से जो M आता है वो किसके बराबर में आता है, H इंटू सी बाई लैम्बडा, H इंटू सी बाई लैम्बडा। तो ये हमारे पास इक्वेशन फाइनल आ जाती है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, तो इसको हमने थोड़ा इंटरचेंज किया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। पता नहीं ये कैमरा में आ जाती है क्योंकि बोर्ड का मार्जिन उसमें नहीं है, तो मैं इसको फिर से यहाँ से ऊपर लिखता हूँ। तो यहाँ से जो हमने नीचे लिखा, यहाँ पे m इज इक्वल टू हम लिखते हैं h डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम ये पुट करते हैं वापस, c डिवाइड बाई लैम्बडा इंटू सी, तो C और ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है m इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई सी इंटू लैम्बडा। तो ये हमारे पास फाइनल, वही मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि अब पता नहीं वो कैमरा के मार्जिन में आ रही कि नहीं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा और ऊपर लिख लिया। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है ना, इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे जो इक्वेशन थर्ड थी ये यहाँ में लिख सकता था, तो अब मैंने जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। ये आपके पास इक्वेशन भाई, इसको आपको दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन भी इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। अब आपको जो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ है, यहाँ से ये किस में यूज हो जाएंगी, यही यूज हो जाएगी आपको जो कैलकुलेट करने में का मास ऑफ फोटॉन। अगर आपको मास ऑफ फोटॉन निकालना हो, अभी हमने एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाला था पिछले में, तो अगर आपको मास ऑफ फोटॉन अब निकालना हो तो ये 2 इक्वेशंस आपके पास काम आएगी, क्योंकि उसमें आपको दिया होगा फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आपको पता ही इसका वैल्यू, तो उसका जो C है वेलोसिटी, इसका भी पता ही होता है। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको मास ऑफ फोटॉन निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास अब क्या है, वेवलेंथ दी गई है, ठीक है ना, वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ से वेलोसिटी आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी पता है, तो आप यहाँ से मास ऑफ फोटॉन निकाल सकते हो। तो ये बिल्कुल ईजी है। तो मैं इसमें आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, थोड़ा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको वो ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। डस्टर मेरा बार बार गायब हो जाता है। चलो हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे।
आपको ये टॉपिक फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, टेक्स्ट बुक से ही देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास उसी से मैं देता हूँ आपको। उसी से हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ फोटॉन। हमारे पास वेवलेंथ दी गई है, हमारे पास वेलोसिटी दी गई है, हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया है। तो वेवलेंथ ऑफ फोटॉन भी दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन भी हमारे पास दिया गया है। खाली हमें क्या करना है काम, मास ऑफ फोटॉन निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन, कैलकुलेट द mass of photon। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, mass of photon करना है कैलकुलेट, ठीक है ना। किसकी, ऑफ सोडियम लाइट, ऑफ सोडियम लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी, पहले इसकी वेवलेंथ, हैविंग वेवलेंथ जो लैम्डा है कितना है, 5894 एंगस्ट्रॉम, 5894 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी भी, वेलोसिटी भी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ फोटॉन कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या, वेलोसिटी भी गिवन है। और प्लैंक्स कांस्टेंट इन्होंने वहीं से दिया है, वो है 6.63, जो इन्होंने दिया है केजी में दिया है, 10⁻34 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज है। हमें अब क्या करना है काम, मास ऑफ फोटॉन निकालना है। तो मास ऑफ फोटॉन में जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन, फिर हमने अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन जो एनर्जी निकालते, तो उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब आपस में ऐड किया, तो वहाँ से एच वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकला, जो हमें अभी जो पिछले लेक्चर में हमने किया था ना, हमने एनर्जी ऑफ फोटॉन हमारे पास होता है एच न्यू के बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन एम से ऐसे भी निकाल सकते हैं, एम सी स्क्वायर। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट रखा था, इस इक्वेशन सेकंड रखा था। तो हम कह सकते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो वी कैन राइट एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये भी लिख सकते हैं। तो फिर मैंने कहा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो मैंने जो मास अगर हमें निकालना हो, मास ऑफ फोटॉन, तो मैं लिख सकता हूँ एच न्यू डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो फिर मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ फोटॉन हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू, तो फ्रीक्वेंसी के बजाय सी डिवाइड बाई लैम्डा जो हम डिस्कस किया था अभी, तो ये कैट हो जाएगा। मास ऑफ फोटॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी इंटू वेवलेंथ। तो ये दो इक्वेशंस, ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, इससे हम क्या काम कर सकते हैं, जो मास ऑफ फोटॉन है, जो मास ऑफ फोटॉन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ फोटॉन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी सिंपल है। चलो ठीक है, अब हम यही इक्वेशंस पे पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ भी दिया गया है, हमारे पास वेलोसिटी भी दी गई है, हमारे पास प्लैंक्स का, खाली हमें क्या सॉल्व करना है। तो हमें जो हमारी इक्वेशन है इसमें पुट हो जाएगी, जो मास ऑफ फोटॉन हमें निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन ये प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू वेलोसिटी इंटू वेवलेंथ, ये हमारे पास है। तो पुट करो वैल्यू, तो एंगस्ट्रॉम में है, इसको ज़रा चेंज करो, इसके यूनिट्स चेंज करो। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो ये बन जाएगा 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको हम ऐसे ही इसमें पुट करेंगे। तो पहले प्लैंक्स कांस्टेंट वहीं से दिया गया है 6.63 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है। तो वेलोसिटी कितनी दी गई है, तो वेलोसिटी हमारे पास पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है। तो वेवलेंथ कितनी है हमारे पास अब 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर।
10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, ज़रा यूनिट्स को कट करो, कहाँ कहाँ से क्या हो जाता है। ये हो जाएगा पर सेकेंड। यहाँ से मीटर स्क्वायर है, नीचे भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो मीटर हो गया स्क्वायर, तो यहाँ से मीटर है, तो बचता है यहाँ पे किलोग्राम। इसका मतलब है हमारा जो आंसर आ जाएगा वो किलोग्राम में आ जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपने नोट की होगी, ठीक है ना। मैं इसको रब करता हूँ। चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो पहले हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। 6.63 डिवाइड बाई 3 वो कितना हो गया, वो हो गया 3 1 जार 3 2 जार 3 2 जार 3 1 जार, तो वो हमारे पास आ जाता है 2.21 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना, kg। तो डिवाइड में क्या है, 10⁸ है हमारे पास, अब 10⁸ है, और मल्टीप्लाई में क्या है 5894 इंटू 10⁻⁻10 तो ये हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2.21, फिलहाल हम इसी को ऐसे ही रखते हैं, इंटू 10⁻⁻34, इसको भी ऐसे ही रखते हैं kg में। तो नीचे में 10⁻⁻10, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ से 10⁻⁻10 से इसको निकालना है, तो वहाँ से 2 बचते हैं, 10 में से 8, तो कितना बच गया 2। तो हम लिख सकते हैं ना 5894 इंटू 10⁻, तो बड़ा यही है माइनस साइन की, तो -2 ही रखेंगे, क्योंकि 10 -8 हो गया -2। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर में बहुत छोटा है। इसको हम कैसे अब सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं अगर काम करूँ, मैं लिखूँ 2.21 इंटू, इसको मैं अगर 10⁻³ मल्टीप्लाई करूँ, वो 2210 बन जाएगा। अगर 10⁻⁴ मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसका, अगर मैं ऐसे लिखूँगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻4, है ना, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगी, बात एक ही हो जाएगी। और अपना है 10⁻, क्योंकि इसको, इस नंबर को इसके कंपैरिजन में बनाना है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, डिवाइड इससे करना है, डिवाइड में बड़ा नंबर है, इसलिए मैंने ये नंबर थोड़ा ऐड किया है इसको, 10⁻⁴ - 10, तो इसका मतलब ये अगर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो इंटू 10⁻⁻34, तो नीचे अपना ही हमारा है 5894 इंटू 10⁻⁻², ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 22100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻34, और नीचे क्या है हमारे पास 5894 इंटू 10, लंबा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सिंपलीफाई करने में आपको भी आसानी लगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको थोड़ा ये चीज़ें सिंपलीफाई करनी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको ये ऑलरेडी आंसर भी पता होगा। तो 10⁻⁻², तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कर देंगे काम, यहीं पे मैं अब लिखता हूँ, ठीक है ना, 22100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻34, और 10⁻⁻2 को ऊपर लाते हैं, ये 10⁻+2 बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है 5894। तो अगर आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले इसमें से घटा देंगे इसको, हाँ 34 में से 2 घटा लो, कितने बन गए 32, तो यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे अब खुद ही लिखना, अब 10⁻³ आ जाएगा जब इसको हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से मल्टीपल में इसका है क्या, 10⁻⁴। तो माइनस माइनस बेस सा सेम पावर सा रेड, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 36, 10⁻, लेकिन साइन बड़ी की होगी 10⁻36। तो ये इसको सॉल्व करने से आ गया हमें, ठीक है ना। पहले हमारे पास 10⁻34 इंटू 10⁻² था, तो यहाँ से 2 इस माइनस किया, 10⁻32 आ गया हमारे पास। फिर इसके मल्टीपल में ये 10⁻⁴ था, तो वो किया, तो बेस सेम पावर सा रेटेड 10⁻36 आ गया। तो इसको सॉल्व करने से हमारा 10⁻36 आ गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे 22100 डिवाइड बाई 5894, तो आपका जो कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको ज़रा कैलकुलेट करो, 221, ये थोड़ा कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर भी इसको करता हूँ, ठीक है ना। 22100 डिवाइड बाई 5894, तो 3.749, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3.749 इंटू 10⁻⁻36। या हम इसको लिख सकते हैं 3.7, तो राउंडिंग ऑफ में ये 4 यहाँ पे 9 है, बड़ा है, तो ये 5 बन जाएगा, 3.75 इंटू 10⁻⁻36। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे टेक्स्ट बुक पे या बाकी जो भी आपकी सीरीज़ आती है उसमें आप इसको ज़रा वो चीज़ें न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे करना, उसमें थोड़ा फोकस ग्रिप आ जाएगा, तो आपके लिए फिर ये टॉपिक आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे भी कुछ न्यूमेरिकल्स होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन वेव लेंथ 2 बार दी गई होती है, जो वेव लेंथ है वो 2 बार। तो आपको क्या करना है, पहले एक बार निकाल दो E1 करके एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, तो वेव लेंथ जो भी वैल्यू पुट करना तो आ गया। फिर दूसरी दफ़ा आप E2 करके डालो, तो वेव लेंथ उसमें पुट करो जो वैल्यू है, जो पिछले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल कराई, तो वहाँ से आ गया। फिर जो पहली जो वेव लेंथ हमारी, जो पहला जो हमारा जो आंसर आ गया, दूसरे आंसर के साथ डिवाइड कर दो, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बस आपको इस पर फोकस करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, आपको ये चीज़ें सब आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो आज के लेक्चर में बस यहीं पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।